चलो हम प्रारंभ करते हैं। एक हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक की बात करें तो टॉपिक का नाम क्या है? समास। टॉपिक का नाम क्या है भैया? समास है। देखिए समास, समास, सम आस, समास इस शब्द की हम बात कर रहे हैं। इस समास शब्द की व्युत्पत्ति की बात करें पहले, और व्युत्पत्ति का काम क्या करना होता है? अलग अलग करना। तो यह जो समास शब्द है, इस शब्द की बात करें, यह कैसे बना है, इनमें किन किन शब्दों का प्रयोग हुआ है और किन किन से मिलकर के ये बना है, उसकी हम बात करते हैं। देखिए एक उपसर्ग है जिसके बात करें तो सम उपसर्ग पूर्वक, यानी पूर्व में क्या है? सम उपसर्ग है। ठीक है, सम उपसर्ग। अस धातु, धातु का नाम क्या है? अस धातु। और घय प्रत्यय, प्रत्यय की बात करें तो घय, प्रत्यय की बात करें तो घय प्रत्यय, घय प्रत्यय से एक शब्द जो बना है उस शब्द की बात करें तो शब्द कौन सा बना है भैया? समास बना है। ठीक है, मैं एक बार फिर से लिखना चाहता हूँ। सम उपसर्ग हो गया, हमारी जो धातु है उस धातु की बात करें तो धातु कौन सी हो गई? आस। और एक प्रत्यय जो हो गया उस प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय का नाम क्या है? घय प्रत्यय है। ठीक है, ये सम तो क्या है? उपसर्ग है। सम क्या है? उपसर्ग। अस क्या है? धातु। अस क्या है? धातु। और घय क्या है? घय क्या है? प्रत्यय। जिन शब्दों में घय प्रत्यय लगता है, घय की और य की संज्ञा हो जाती है तो वहां अशेष रहता है। और घय प्रत्यय से बनने वाले शब्दों की बात करें तो घय प्रत्यय से बनने वाले शब्द हमेशा पुल्लिंग में प्रयुक्त होते हैं। आपको पहले प्रत्ययों में जब हमने चर्चा करी तब हमने ये बात करी थी कि समास जो ये शब्द है इसके भी हम बात कर रहे हैं कि जो घय प्रत्यय से जो बनने वाले शब्द किसमें प्रयुक्त होते हैं? पुल्लिंग में होते हैं। तो ये जो समास शब्द जो पद है वह कैसा पद हो गया? पुल्लिंग वाला पद हो गया। ठीक है, सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु अस धातु घय प्रत्यय समास शब्द निष्पद्यते, यानी सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु और घय प्रत्यय से समास यह जो शब्द है वो निष्पन्न होता है, पूर्ण होता है। शब्द बन गया। उपसर्ग कौन सा है? सम, अस धातु और घय प्रत्यय से शब्द क्या बनता है हमारा? शब्द की हम बात करें तो शब्द बनता है समास है। ठीक है, शब्द क्या बनता है? समास। देखिए हिंदी की भाषा से किस तरीके से हम बात करें तो यहाँ देखिए सम, इनको मिलाते हैं, अलग अलग करते हैं। सम और एक आस, सम और आस। देखिए सम धन आस से क्या बनता है? सम धन आस से क्या बनता है? समास बनता है। सम धन आस से क्या बनता है? यहाँ देखिए संधि, अगर संधि कार्य करते हैं तो समास जो ये शब्द है सम धन आस से क्या बनता है? समास बनता है। ठीक है, सम का मतलब होता है समीप, आस का मतलब होता है बैठना। देखो सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है समीप, और इधर देखो क्या है? आस, और आस का मतलब होता है बैठना। तो सम धन आस, इसका मतलब ये हुआ समीप बैठना। देखो सम धन आस से क्या बन गया? समास। तो समास का मतलब है समीप प्लस बैठना, यानी दो पदों का समीप बैठना। समीप बैठना, बैठने का मतलब समीप आना ही समास कहलाता है। समास कहलाता है। क्या कहलाता है? समास कहलाता है। देखिए दो पदों का समीप आना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। यानी दो पदों का मिलना ही क्या है? समास है ना। इससे पहले जब हम संधि पढ़े थे तो संधि में हमने चर्चा करी कि दो वर्णों का मिलना ही संधि है। तो दो वर्ण मिलते हैं या दो वर्ण नहीं, क्या मिलते हैं? दो पद मिलते हैं। पद का मतलब दो पदों का समीप आना या समीप आकर के बैठना ही क्या कहलाता है? समास। बात करें समास की, सम का मतलब होता है समीप, आस का मतलब बैठना, दो पदों का पास पास में आकर के बैठना ही क्या कहलाता है? समास कहलाते हैं। ठीक है, अब इसकी परिभाषा की बात करें, शब्द की परिभाषा। देखिए जो परिभाषा की बात करें तो परिभाषा में लिखा गया है, क्या लिखा गया है? सम सनम समास है। सम सनम समास है। देखिए क्या लिखा गया है? सनम सम, सम के सनम, यानी सम के सनम समास है। सनम समास है। देखो देखो क्या याद करना? सम सनम समास है। सम सनम, सम का मतलब होता है सम यानी समान हो, सनम, सनम का मतलब यहाँ सनम का मतलब पद है और वह क्या कहलाता है? समास। यानी दो पदों का मिलना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। तो पद कभी मिलते हैं? समान पद मिलते हैं, यानी दो समान पदों का मिलना क्या कहलाता है? समास कहलाता है।
इसके यह हमारी परिभाषा हो गई। तो परिभाषा की बात करें तो परिभाषा का मतलब क्या हुआ, अब याद करना कैसे है, समास। देखो शब्द क्या है, समास, कुछ ज्यादा याद नहीं करना, सम सनम समास है। सम सनम याद करना, सम सनम तो याद है ही आप लोगों को, सनम तो आप शब्दों को याद होगा ही होगा। तो देखो समा, अरे एक उपसर्ग याद कर लो, कौन सा, सम, तो उसको जोड़ दो, यानी सम सनम समास है, सम सनम समास है। समास क्या होता है, सम सनम समास होता है। एक बात और कहें, दूसरी इसी की परिभाषा की बात करें तो बहुनाम पदानाम मेलने, बहुना का बहु का मतलब होता है बहुत सारे, और शब्दों की हम बात करें तो बहुनाम पदानाम मेलने, बहुत सारे पदों के मिलने से, बहुनाम पदानाम मेलने यानी बहुत सारे क्या करने पर, पदों को। तो यहां से हम लोग इसको चाहे अलग अलग कर सकते हैं, चाहे एक साथ लिख सकते हैं। तो देखिए क्या बन गया कि बहुनाम पदानाम मेलने, यानी बहुत सारे पदों के मिलने से क्या होता है, एकत्र या एक पद भवनम, एक पद भवनम, यानी एक पद होना, यानी बहुत से पदों के मिलकर के एक पद बन जाना ही क्या कहलाता है, समास कहलाता है। या द्वयो पदयो मेलनेन समासे कथ्यते, या संक्षिप्तीकरणम समास है। सामान्य बात करें, संक्षिप्तीकरणम समास है। संक्षिप्त करना ही, यानी पदों का संक्षिप्त करना ही क्या है, समास है। समसनम समास है। बहुनाम पदानाम मेलने एक पद भवनम, यानी बहुत से पदों को मिलाकर के एक पद बनाना ही समास है, या संक्षिप्त करना ही क्या है, समास है। संक्षिप्त करना ही क्या है, समास है। या परस्परानाम अन्वितानाम पदानाम एकत्रीकरणम, ये भी तो इसका है समास। तो क्या कह सकते हैं हम लोग, इसको ऐसे भी कह सकते हैं क्या कि परस्पर परस्परान्वितानाम, तो यहां मिलाकर के लिख सकते हैं तो परस्परान्वितानाम पदानाम एकत्रीकरणम समास है। देखिए समास क्या होता है, समास होता है परस्पर अन्विता नाम पदानाम, परस्पर आने वाले पदों को एकत्रीकरण करना, यानी एकत्रित करना है, अलग अलग पदों को एकत्रित करना ही क्या है, समास है। ठीक है, अलग अलग बातें हो गई। पहली बात हमने लिखी समसनम समास है। बहुनाम पदानाम मेलने एक पद बहुनम समास है, यानी बहुत से पदों को मिलाने से जो एक पद बन जाता है वह क्या कहलाता है, समास कहलाता है। या संक्षिप्तीकरणम समास है, संक्षिप्त करना ही समास है। और परस्पर अन्वितानाम पदानाम एकत्रीकरणम समास है, यानी परस्पर जो आए हुए अलग अलग पद हैं उन पदों को एकत्रित करना ही क्या है, समास है। क्या कहलाता है, समास कहलाता है। इसका मतलब हुआ, अर्थ की बात करें, इन शब्द के अर्थ की एक मतलब निकलता है। अर्थ की बात करें तो इस परिभाषा का जो अर्थ है उसकी बात करें कि परस्पर अन्वित, परस्पर किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं परस्पर अन्वित परस्पर अन्वित पदों को एकत्रित करना, परस्पर अन्वित पदों को एकत्रित करना ही समास है। या बहुत से पदों को मिलाकर, बहुत से पदों को मिलाकर एक पद करना ही समास है। बहुत से पदों को मिलाकर एक पद, देखो परस्पर अन्वित पदों को एकत्रित करना ही समास है। ठीक है, बहुत से पदों को मिलाकर एक पद करना ही समास है। ठीक है, या दो पदों को मिलाकर, यहां दो पदों का मिलना ही समास है। यूं समझिए, दो पदों का मिलना ही समास है।
दो पदों का मिलना ही क्या है? समास है। ठीक है ना? दो पदों का मिलना ही क्या है? समास है। या पदों को संक्षिप्त, संक्षिप्त का मतलब क्या होता है? छोटा। पदों को संक्षिप्त या छोटा छोटा करना ही समास कहलाता है। क्या कहलाता है? समास कहलाता है। क्या कहलाता है? समास कहलाता है। देखिए अभी हमने ये सब जो बातें लिखी है इन सब का एक ही निचोड़ निकलता है कि दो पदों का मिलना ही क्या है? समास। इन दो से या दो से अधिक जो पद होते हैं, जब उन पदों को एकत्रित करेंगे या बहुत से पदों को जो मिलने से एक पद जो बन जाता है उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, समास कहते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। समास, समास की बात करें तो सम धन आस, सम का मतलब होता है समीप, आस का मतलब होता है दो पदों का समीप आना ही समास कहलाता है। समीप आकर के बैठना ही समास कहलाता है। परिभाषा की बात करें तो सम सनम समास है। बहुनाम पदानाम मिलने एक पद बहुनम समास है, यानी बहुत से पदों का मिलना और मिलने से एक पद बनना ही क्या है? समास है। एक पद बनना ही क्या है? समास है, यानी समास कहलाता है। ठीक है, बात करें संक्षिप्तीकरणम समास है। संक्षिप्त यानी छोटा करना ही, पदों को अलग अलग पदों को संक्षिप्त कर देना ही क्या है? समास है। परस्पर अन्वित पदानाम यानी परस्पर जो पदे हमारे अलग अलग पद हैं, परस्पर जो अलग अलग पद हैं उन पदों को एकत्रित करना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। तो इन सब का मतलब ये हुआ कि परस्पर अन्वित पदों को एकत्रित करना ही समास है, बहुत से पदों को मिलाकर एक पद बनाना ही समास है, दो पदों का मिलना ही समास है, पदों का संक्षिप्त या छोटा करना ही समास है। तो इसका मतलब ये हो गया कि समास में दो पद होता है ना? तो यहाँ क्या होते हैं? दो पद होता है, यानी दो पदों का मिलना ही क्या है? समास है। तो दो पदों के रूप में यहाँ दो पदों के रूप में, यानी दो पदों के रूप में एक पद पूर्व पद तथा एक पद उत्तर पद होता है। उत्तर पद होता है। दो पदों का मिलना ही समास है। दो पदों का मिलना ही क्या है? समास है। तो यहाँ दो पदों के रूप में एक पद पूर्व पद होता है तथा एक पद उत्तर पद होता है, यानी पूर्व पद का मतलब होता है पहला पद, पूर्व का मतलब होता है पहला, और उत्तर का मतलब होता है बाद, उत्तर का मतलब होता है बाद वाला। तो दो पद मिलेंगे तो यानी पूर्व पद प्लस उत्तर पद, जब दोनों पद मिल जाएंगे तो दो पद मिल गए तो उनसे एक समस्त पद बनेगा, जिसे हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, समास को क्या कहते हैं? समस्त पद। समस्त पद कौन सा पद कहते हैं भैया? समस्त पद कहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ अब तक जो हमने चर्चा की है कि यहाँ पूर्व पद, पूर्व का मतलब पहला पद और उत्तर का मतलब बाद वाला पद, यानी दो पद मिलेंगे, पहला पद और उत्तर पद मिलेंगे तो उनसे क्या बनेगा? समास बनेगा। और समास को हम क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। समास को क्या कहते हैं भैया? समास कहते हैं। यानी दो पदों में प्रथम पद को एक पद को, यानी जिसे कह सकते हैं यहाँ दो पद होते हैं, यहाँ ये तो हो गया हमारा प्रथम पद। कौन सा पद हो गया? प्रथम पद। ठीक है, तो प्रथम पद तो क्या हो गया? पूर्व पद। ठीक है, और उत्तर पद क्या हो गया? द्वितीय पद। ठीक है, द्वितीय पद। दो पद होंगे, दो पदों के मेल को समास कहते हैं। पूर्व पद का मतलब यानी प्रथम पद और उत्तर पद का मतलब द्वितीय पद, दोनों पदों के मिलने से क्या बनता है? समास, और समास को हम क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। ठीक है, यानी समास किए हुए पद को क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं या सामासिक पद। यानी समास किए हुए पद को समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। सामासिक पद कहते हैं। समास किए हुए पद को समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं, इसका एक तो गया समस्त पद यानी समास। अब हम बात कर रहे हैं विग्रह। किसकी बात कर रहे हैं? विग्रह की। हम किसकी बात कर रहे हैं भैया? विग्रह की।
है ना। तो समास किए हुए पद यानी समस्त पद, है ना। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, विग्रह की बात कर रहे हैं। तो विग्रह क्या होता है, देखिए विग्रह क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करते हैं। देखो समास किए हुए पद, मतलब समास किए हुए पद का मतलब होता है समस्त पद, समस्त पद ब्रैकेट बंद, यानी समास किए हुए पद के अर्थ को जानने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे विग्रह वाक्य कहते हैं, उसे विग्रह या विग्रह वाक्य कहते हैं, देखिए क्या लिखा गया है, समास किए हुए पद के अर्थ को जानने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे विग्रह वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, विग्रह कहते हैं। यानी समास के अर्थ को जानने के लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ता है, विग्रह का सहारा लेना पड़ता है। और विग्रह करते हैं तो उसके अर्थ को जानने के लिए हम क्या करते हैं, उसका क्या करते हैं, विग्रह करते हैं। क्या करते हैं भैया, विग्रह करते हैं। लिखा गया है प्रार्था या वृत्त्यर्था बोधकम वाक्यम विग्रह या प्रार्थाभिधानम व्रति। क्या लिखा गया है, क्या, प्रार्थाभिधानम व्रति, है ना, विग्रह। और विग्रह के लिए क्या लिखा गया है, प्रार्थाभिधानम व्रति, प्रार्थाभिधानम व्रति या वृत्त्यर्थाव बोधकम वाक्यम विक्रयम। वृत्त्यार्थाव यानी वृत्ति को जानने के लिए, वृत्ति और वृत्ति की बात करें प्रार्थाभिधानम व्रति तो वृत्त्यार्थाव बोधकम वाक्यम विक्रम, यानी वाक्य को जानने के लिए, यानी वाक्य का यानी समस्त पद के अर्थ को जानने के लिए क्या करना पड़ता है, उसका विग्रह वाक्य किया जाता है। अब बात करें वृत्ति, तो यह वृत्ति की बात कर रही है ना, ये वृत्ति कितनी होती है, वृत्ति और वृत्ति का मतलब होता है 5 वृत्तियां होती है, 5 वृत्तियां होती है। वृत्तियां कितनी होती है, 5। देखो प्रार्थाभिधानम व्रति, तो वृत्ति से यहाँ तात्पर्य क्या है, वृत्ति का मतलब वृत्तियां कितनी होती है, 5 होती है। और उन वृत्तियों की बात करें, कृत तदित एक से सनादंत और धातु रूप पंचवृत्ति है। कृत तदित समास एक शेष और सनादंत, वृत्तियां कितनी होती है, 5 होती है। वृत्तियां कितनी होती है, 5। उनकी बात करें तो कृत, एक तो होती है कृत, देखो बात करें किसकी, कृदंत वृत्ति, कृदंत, कृत तदित, कृत तदित वृत्ति, कृत तदित समास। तीसरी वृत्ति कौन सी है, समास की वृत्ति, कृत तदित समास। और चौथी है एक शेष वृत्ति, और 5वीं है सनादंत वृत्ति। कौन सी है, सनादंत वृत्ति। वृत्तियां कितनी होती है, देखो प्रार्थाभिधानम व्रति या वृत्त्यर्था अवबोधकम वाक्यम विक्रियम, वृत्ति अर्थ का, वृत्ति के अर्थ को जानने के लिए, उसके वाक्य को समझने के लिए उसको क्या क्या है, अलग अलग किया जाता है। और वृत्ति की बात करें तो वृत्तियां कितनी होती है, 5 होती है। कृत, है ना, कृत दंत वृत्ति, तदित वृत्ति, समास वृत्ति और एक शेष वृत्ति और सनादंत वृत्ति, यानी तदित कृदंत वृत्ति, तदित घटित वृत्ति, समास वृत्ति, एक शेष वृत्ति और सनादंत धातु वृत्ति। यह सनादंत का मतलब धातु के साथ होती है, यानी तदित, तो तदित का मतलब तदित घटित वृत्ति भी कर सकते हैं इसको हम, कैसे, इसका नाम दूसरा हो गया तदित घटित वृत्ति, ठीक है। और इसको हम कह सकते हैं इन वृत्ति की, इसको सनादंत धातु वृत्ति। सनादंत का मतलब सनादंत धातु है ना, सनादंत धातु वृत्ति, ठीक है। बात कर रहे हैं हम किसकी, वृत्ति की। और वृत्तियां कितनी हो गई, 5। वृत्तियां कितनी हो गई भैया, 5, ठीक है। कृदंत वृत्ति। अब यहां देखो, अब इसको हम तो इधर चलते हैं। समास किए हुए पद के अर्थ को जानने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे विग्रह वाक्य कहते हैं। और विग्रह को जानने के लिए वृत्ति का जानना आवश्यक है। तो वृत्तियां कितनी होती है, 5 होती है, ठीक है।
अब विग्रह की बात कर रहे हैं हम लोग, तो विग्रह का मतलब समास किए हुए पद को जानने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं विग्रह कहते हैं, विग्रह रूपी वाक्य कहते हैं। विग्रह कितना, विग्रह है ना, तो विग्रह की बात करें तो विग्रह जो विग्रह है ना, विग्रह दो प्रकार से होता है। यह जो विग्रह है ना कितने प्रकार से होता है भैया, विग्रह दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है। देखो एक विग्रह की बात करें तो एक विग्रह तो हो गया कौन सा, लौकिक विग्रह। विग्रह कितने प्रकार का होता है, लौकिक विग्रह। और एक होता है अलौकिक विग्रह। विग्रह कितने प्रकार का हो गया, दो प्रकार का। कौन कौन सा, लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह। यानी समस्त किए हुए पद के अर्थ को जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, विग्रह का प्रयोग किया जाता है। और विग्रह को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, विग्रह को जानना पड़ेगा। तो विग्रह की बात करें तो विग्रह कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो लौकिक विग्रह, एक होता है अलौकिक विग्रह। तो चलो अलौकिक विग्रह क्या होता है, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, लौकिक विग्रह की, ठीक है। जैसे लौकिक विग्रह की बात करें तो इसका मतलब हुआ लोक में प्रचलित विग्रह को, लोक में प्रचलित विग्रह को लौकिक विग्रह कहते हैं। लोक में प्रचलित विग्रह को लौकिक विग्रह कहते हैं। लोक का मतलब होता है संसार, और संसार में प्रचलित विग्रह को कौन सा विग्रह कहते हैं, लौकिक विग्रह कहते हैं। लोक का मतलब होता है संसार, और संसार में जो प्रचलित विग्रह है उस विग्रह को कौन सा विग्रह कहते हैं भैया, लौकिक विग्रह कहते हैं, ठीक है। जैसे 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 राज्ञ पुरुष, राज्ञ पुरुष शब्द क्या बना भैया, राज्ञ पुरुष है। इसका मतलब हुआ राजा का पुरुष, ये एक विग्रह है ना। और कौन सा विग्रह है, राज्ञ पुरुष, राजा का विग्रह, लौकिक विग्रह है। लोक में प्रचलित विग्रह को क्या कहते हैं, लौकिक विग्रह कहते हैं। यानी लोक में जो प्रचलित विग्रह है उसे क्या कहते हैं, लौकिक विग्रह कहते हैं, है ना। अच्छा एक समझ गए, राजा का पुरुष। अब देखिए यहां हम बात कर रहे हैं किसकी, लौकिक विग्रह की। यानी समस्त किए हुए पद के अर्थ को जानने के लिए विग्रह का प्रयोग करते हैं। विग्रह कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के। एक तो कौन सा, लौकिक विग्रह। अब दूसरे की बात कर रहे हैं, दूसरे का नाम क्या है, अलौकिक विग्रह। दूसरा विग्रह कौन सा है, अलौकिक विग्रह। अलौकिक का मतलब लोक में प्रचलित नहीं है ना। जो लोक में प्रचलित नहीं है वह क्या कहलाता है, अलौकिक कहलाता है। तो यहां देखिए अलौकिक का मतलब हुआ जो यानी जो क्या नहीं है, जो कि लौकिक भाषा में प्रचलित नहीं है, जो लौकिक भाषा में प्रचलित नहीं है वह अलौकिक विग्रह कहलाता है। देखो लोक में प्रचलित लौकिक, और जो लोक में प्रचलित नहीं वह क्या कहलाता है, अलौकिक। यानी संसार में जब शब्दों की बात करते हैं उन शब्दों में यहाँ जो रूपरेखा है, जो प्रक्रिया है वो प्रचलित नहीं है, वह क्या कहलाता है, अलौकिक। विग्रह कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के। कौन कौन से हो गए, लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह की बात करें तो लोक में प्रचलित विग्रह लौकिक विग्रह कहलाता है, और जो लोक में प्रचलित नहीं क्या कहलाता है, अलौकिक कहलाता है। जैसे ठीक है, अभी हमने एक शब्द लिखा था राज्य पुरुष है, तो जो शब्द कौन सा है, राजन। और राजन जो राज्य शब्द बनता है षष्ठी में बनता है, और यहाँ देखो क्या बन जाएगा, सुप। देखिए राजन धनस और पुरुष धन सुप।
देखिए अब हम बात कर रहे हैं शब्द रूपों की। जो शब्द रूप है ना उनकी सुबंत कहते हैं। सुबंत इसलिए कहते हैं कि उनमें सु से लेकर के पै तक क्या है, प्रत्याहार है जो एक सुबंत है, सु से लेकर के पै तक। जिसकी हम बात करें तो जैसे प्रथमा विभक्ति की बात करें तो यहाँ जो शब्द रूप होते हैं वो 21 होते हैं। सु औजस अम ओट सस टाभ्याम विष नेभ्याम व्यस नसिभ्याम व्यस नस ओस आम नी ओ सुप। तो देखो यहाँ हमने जो प्रयोग किया है, देखो यहाँ क्या लिया है नस, तो यह षष्ठी का एक वचन में क्या बनता है, राज्य बनता है ना। तो राज्य का मतलब राज्य शब्द किससे बना है, राजन शब्द से, और नस प्रत्यय से बना है। किससे बना है, नस से बना है ना। तो राजन दंश से नस से क्या बन गया, राज्य। शब्द है पुरुष, पुरुष का एक वचन, तो पुरुष के एक वचन में क्या बनता है, पुरुष है। तो पुरुष धन सु से क्या बनेगा, सु। तो देखो क्या बन जाएगा, पुरुष धन सु। ठीक है, देखिए ये जो शब्द है पुरुष धन सु, ठीक है। बताओ स के उ की संज्ञा कर दी, इत संज्ञा कर दी, तो शब्द क्या रह गया हमारा, श रह गया। तो स जुसुर सूत्र था, हमने जब विसर्ग संधि पढ़ी तो वहां स का क्या करता है, वह रू करता है। रू में उ की जो मात्रा है उसका क्या हो जाएगा, अनुबंधन लोप हो जाएगा, यानी इत संज्ञा हो जाएगी और उसका रह जाएगा। जब रह रहता है और अवसान में रह होगा तो खरबसानी और विसर्जनीय ये कहता है कि वर्णों का जब अभाव हो, अंतिम कोई वर्ण नहीं हो, तो उसका मैं रू का क्या कर देता हूँ, रू का क्या करता हूँ भैया, रू का जो आपने रह कर दिया था उसका मैं क्या करता हूँ, विसर्ग करता हूँ। शब्द क्या बन जाएगा, पुरुष धन सु, तो क्या बन जाएगा, पुरुष है। नस में से भी देखो ऐसे क्या प्रक्रिया बनेगी, तो देखिए यहाँ जय और न से क्या बनता है, ज्ञ बनता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यह लौकिक भाषा में प्रचलित नहीं है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अलौकिक विग्रह। और इसको बनाने की यह प्रक्रिया है, जैसे राजन धन नस, षष्ठी का एक वचन में नस होता है, पुरुष धन सु, और प्रथमा के एक वचन में सु होता है। तो यहाँ देखिए राजन शब्द है, और राजन शब्द की बात करें तो राजन शब्द यानी राजन शब्द में षष्ठी का एक वचन, षष्ठी का एक वचन, और षष्ठी के एक वचन की बात करें तो बताओ क्या होता है, नस, है ना। इसलिए हमने इसको जोड़ दिया, राजन षष्ठी के एक वचन में क्या जोड़ दिया, नस। जैसे पुरुष शब्द है, और पुरुष शब्द की बात करें तो पुरुष शब्द की बात करें तो पुरुष शब्द में क्या होगा, प्रथमा, और प्रथमा के एक वचन में, प्रथमा के एक वचन में। सुबंत की बात कर रहा हूं तो क्या होता है, सु होता है, क्या होता है, सु होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह हमारे लोक में प्रचलित नहीं है। सु और नस तो आप समझ गए, जैसे हमने चर्चा करी थी, प्रथमा में क्या चलता है, सु अव जस। तो देखो प्रथमा में एक वचन में सु, औ का मतलब ओ द्विवचन में, और जस का मतलब बहुवचन में। द्वितीय में चलेगा अम ओट सस, तृतीय में चलेगा अम ओट सस हो गया ना, सु औ जस अम ओट सस टाभ्याम विष नेभ्याम व्यस नसिभ्याम व्यस नस। षष्ठी में क्या हो गया, नस ओस आम, और सप्तमी में नी ओस सुप। तो सुप का मतलब सु से लेकर के पै तक हमारे जो प्रत्यय है उनका क्या नाम है, सोबंध प्रत्यय है। तो यह जो लोक में प्रचलित नहीं है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, इसलिए अलौकिक कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे यहाँ तक। तो चलो समास के बारे में हमने चर्चा कर ली। समास किसे कहते हैं, समास के अर्थ को जानने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, उसका विग्रह का प्रयोग करते हैं। विग्रह कितने प्रकार के हो गए थे, विग्रह भी 2 प्रकार के हो गए थे। चलो अब हम बात करते हैं, जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक की बात करें तो जो हमारे देखो 2 प्रकार के समास है। एक प्रश्न पूछा जाता है आपसे, समास है कतिधा, समास है कतिधा। तो समास कितने प्रकार के हैं, तो आपका उत्तर क्या हुआ, उत्तर की बात करें तो अब अलग अलग उत्तर प्राप्त होता है। उत्तर इसलिए प्राप्त होता है कि एक हमारा ग्रंथ है जिसका नाम है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, और एक हमारा ग्रंथ है लघु सिद्धांत कौमुदी। अब यहाँ रीट के पाठ्यक्रम में और हमारे पाठ्यक्रम के हिसाब से हम बात करें तो हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी इस पाठ्यक्रम के हिसाब से लघु सिद्धांत कौमुदी है। तो लघु सिद्धांत कौमुदी तो यह कहता है समास 5 प्रकार का होता है, और वैयाकरण सिद्धांत ये कहता है, भट्टोजी दीक्षित ने जो लिखा था उन्होंने लिखा कि समास चतुर्धा समास 4 प्रकार का होता है ना। तो बात करें लघु सिद्धांत कौमुदी वरराज आचार्य के अनुसार समास है कतिधा, समास है पंचधा। समास कितने प्रकार का होता है, समास 5 प्रकार का होता है। समास कितने प्रकार का होता है, समास है ना, समास के प्रकार। तो हमारी हेडिंग क्या हो गई, समास के प्रकार, समास के प्रकार। तो समास कितने प्रकार के होते हैं, समास 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भैया, 5। तो समास है कतिधा, यह आप लोगों के लिए एक प्रश्न है। क्या है, प्रश्न है, और ये आपका उत्तरम यानी उत्तर है। ठीक है,
प्रश्न और देखिए समास है कतिदा, समास कितने प्रकार के होते हैं, तो समास है पंचदा। समास कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार की बात करें अव्ययी भाव समास, ठीक है। चलो हम लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पे बात करें तो देखो एक समास होता है, उन्होंने जब जोड़ा है उसका नाम है केवल समास। जबकि भट्टोजी दीक्षित ने कौन सी, भट्टोजी दीक्षित की जो रचना है उनकी रचना का नाम क्या है, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। तो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में यह समास नहीं है, जबकि लघु सिद्धांत कौमुदी जो वरदराज आचार्य के, उन्होंने उसमें केवल समास को भी शामिल किया है। समास कौन सा हो गया, केवल समास। दूसरे समास की बात करें तो एक समास का नाम है अव्ययी भाव समास। देखिए समास का नाम क्या है, अव्ययी भाव समास, ठीक है। तीसरे समास की बात करें तो एक समास है जिसका नाम है तत्पुरुष समास। समास का नाम क्या है, तत्पुरुष समास। समास का नाम क्या है, तत्पुरुष समास, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। एक जो समास है उस समास की बात करें तो समास का नाम है द्वंद्व समास। समास का नाम क्या है, द्वंद्व समास, ठीक है। हम थोड़ा आगे चलते हैं। जो 5वां समास है उस समास का नाम है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। समास कितने प्रकार के होते हैं, समास 5 प्रकार के होते हैं। समास कितने प्रकार के होते हैं, समास 5 प्रकार के होते हैं। बताइए कौन कौन से होते हैं। समास है कतिदा, समास के प्रकार 5 प्रकार के होते हैं। पहला समास कौन सा है, केवल समास। दूसरा है अव्ययी भाव समास। तीसरा है तत्पुरुष समास। एक है द्वंद्व समास और एक है बहुव्रीहि समास। बात करें समास कितने हो गए, 5 हो गए। केवल, अव्ययी, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। कितने हो गए, 5 प्रकार के समास होते हैं। देखिए थोड़ा सा ध्यान देना। अब हम बात कर रहे हैं जो तीसरे नंबर का जो समास है ना, इस समास का नाम क्या है, तत्पुरुष समास, ठीक है ना। देखिए तत्पुरुष समास का नाम क्या है, तत्पुरुष समास। इस समास की बात करें तो इस समास का एक भेद होता है, जिस भेद की बात करें तो समास का नाम है कर्मधारय समास। कौन सा समास होता है भाई, कर्मधारय समास। वैसे समास में शामिल इसका भेद है। वैसे मुख्य समासों की बात करें तो समास 5 होंगे, लेकिन तत्पुरुष का जो भेद है वह क्या है, कर्मधारय समास। तो तत्पुरुष समास का भेद समास कौन सा है, कर्मधारय समास। तो इसका पहला भेद कौन सा हो गया, ये। और इसका ही जो भेद है, इसका कर्मधारय का एक भेद है ना। किसकी बात कर रहा हूं मैं, कर्मधारय की। तो कर्मधारय की बात करें तो कर्मधारय का एक भेद है जिसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ तो इसका भेद तो कौन सा है, कर्मधारय। और इसका भेद, इसका मतलब कर्मधारय का भेद है। एक समास है जिसका नाम है द्विगु समास, ठीक है। समास को कितने हो गए, 5। वैसे आप लोग हिंदी में पढ़ते आए हो ना, हिंदी में आप लोगों ने 6 समास पढ़े होंगे। और 6 समास में पढ़ा होगा अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। अच्छा, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित ने उन्होंने लिखा है अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि 4 भेद बताए हैं। और 4 में से तत्पुरुष का भेद माना है कर्मधारय को, और कर्मधारय का भेद किसको माना है, द्विगु को माना है। वैसे बात करूं लघु सिद्धांत कौमुदी में समास कितने प्रकार के हो गए, 5, क्योंकि एक शामिल और हो गया होगा। इसका नाम क्या है, केवल समास। केवल ही समास है, केवल का मतलब केवल समास ही है, ठीक है। तो बताओ तत्पुरुष का समास कौन सा हो गया, कर्मधारय। और कर्मधारय का एक भेद कौन सा हो गया, द्विगु समास हो गया। तो यह समास कितने, इसके कितने भेद हो गए, इसके यूं समझिए 2 भेद हो गए। तत्पुरुष का पहला भेद कौन सा है, यानी तत्पुरुष का भेद कौन सा है, कर्मधारय। और कर्मधारय का भेद क्या है, द्विगु। देखिए इसके बारे में भी थोड़ा रहस्य है, इसके बारे में विस्तार से थोड़ा सा समझ लेते हैं। विस्तार से जानेंगे, वैसे अभी थोड़ा समझ लेते हैं। ये तत्पुरुष समास 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं, तत्पुरुष समास की, ठीक है। तो तत्पुरुष समास कितने प्रकार से होगा, 2 प्रकार से। एक तो समानाधिकरण तत्पुरुष और एक व्यधिकरण तत्पुरुष। यदि समानाधिकरण की बात करें तो दोनों पदों में समान विभक्तियां होंगी। व्यधिकरण की बात करें तो दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां होगी। तो अलग अलग विभक्तियां होगी तो अलग प्रकार से हो गया, और समानाधिकरण का मतलब समान विभक्तियां होगी तो अलग हो गया। जैसे अब वहां द्वितीय विभक्ति से लेकर के सप्तमी विभक्ति तक अलग अलग रूप प्राप्त होंगे, यानी विभक्ति तत्पुरुष कह सकते हैं। इसके अलग तत्पुरुष समास के बहुत सारे भेद होते हैं। विभक्ति तत्पुरुष समास, अलुक तत्पुरुष समास, नए तत्पुरुष समास, गति तत्पुरुष समास, प्रादि तत्पुरुष समास, है ना। और समानाधिकरण की बात करें तो समानाधिकरण में जैसे कर्मधारय समास, द्विगु समास, है ना। तो मित्रों इसके बारे में हम विस्तार से अलग से जान ही लेंगे।
ठीक है, अभी तो हम बात इतनी सी कर रहे हैं समास कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। पांचों की बात करें तो आप लोगों को पता लग ही गया है। ठीक है, अब इन पांचों की बात करें और पांचों की परिभाषा की चर्चा कर लेते हैं। दो पदों का मिलना ही क्या कहलाता है, समास कहलाता है। जैसे अब हमारा पहला समास था कौन सा, अब इन सभी पांचों यानी पांचों का मतलब पंच, जो पांचों समासों की परिभाषाएं जिनकी बातें कर रहे हैं हम, पांचों समासों की परिभाषाएं। समास कितने प्रकार के हो गए, 5 प्रकार। पांचों समासों की हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, परिभाषाएं की चर्चा कर रहे हैं। परिभाषाओं की चर्चा करते हैं, पांचों समासों की परिभाषाएं। ठीक है, पहला समास कौन सा था, केवल समास। चलो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त, विशेष संज्ञा और विनिर्मुक्त। विशेष का मतलब विशेष संज्ञा से विनिर्मुक्त है, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त केवल समास है, केवल समास है। देखिए समास का नाम क्या है, विशेष संज्ञा से विनिर्मुक्त, विमुक्त विशेष संज्ञा से रहित जो समास है उस समास का नाम क्या है, उस समास का नाम क्या है भैया, केवल समास। जो समास विशेष संज्ञा से रहित है वह समास कौन सा है, केवल समास। देखो समास की परिभाषा की बात करें तो समास की परिभाषा क्या नाम है, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त केवल समास। यानी जो समास विशेष संज्ञा से विमुक्त है, यानी विशेष संज्ञा से विमुक्त समास कौन सा समास हो गया, विशेष संज्ञा से विमुक्त समास की बात करें तो वह कौन सा समास है, केवल समास है। ठीक है, पहली परिभाषा, पहला समास कौन सा था, विशेष संज्ञा से विनिर्मुक्त समास कौन सा हो गया, केवल समास हो गया। दूसरे की बात करें, ठीक है, पांचों समासों की परिभाषाओं की बात करें, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त है केवल समास है। जिस समास में विशेष संज्ञा से रहित होता है वह क्या होता है, केवल समास होता है। दूसरे पद आएंगे ना अलग अलग, पूर्व पद प्रधानों अव्ययी भाव समास है। देखो क्या लिखा गया है, पूर्व पद प्रधानों या पूर्व पदार्थ प्रधानों। पूर्व पद कितने होंगे, 2। समास की बात करें तो कितने पदों का समास होता है, 2 पदों का मिलना ही समास कहलाता है ना। तो 2 पदों में हम बात करें, जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है, वह क्या कहलाता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। बात करें पहले पद की तो देखो समास की बात कर रहे हैं, जिस समास में पहला पद, पूर्व का मतलब होता है प्रथम और प्रथम को कह सकते हैं हम पहला पद। जिस समास का पहला पद प्रधान होता है वह क्या कहलाता है, वह समास अव्ययी भाव समास कहलाता है। ठीक है, तीसरे की बात करते हैं, है ना। उत्तर पद प्रधानों, यानी जिस समास का क्या होता है, उत्तर पद प्रधानों तत्पुरुष समास है। देखिए क्या है, उत्तर पद, अब देखो वहां इससे पहले हमने इधर देखो क्या लिखा है, पूर्व पद प्रधानों, जिस समास का पहला पद प्रधान होता है वह क्या कहलाता है, अव्ययी भाव कहलाता है। यहाँ देखो क्या लिखा है, उत्तर पद प्रधानों तत्पुरुष है, यानी तत्पुरुष समास है। जिस समास का उत्तर पद यानी पहला पद प्रधान नहीं होकर के कौन सा पद प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। यानी पहला पद नहीं है प्रधान, यहाँ पर कौन सा पद प्रधान है, दूसरा पद प्रधान होता है। कि उत्तर पद जिस समास का प्रधान होता है वह समास कौन सा कहलाता है, तत्पुरुष समास। तो बोलेंगे एक बार, उत्तर पद प्रधानों तत्पुरुष समास है। ठीक है, चौथे नंबर पे आ जाओ। ठीक है, एक हमारा पद है जिसकी हम बात करें, उभया शब्द की बात करें, उभया पद प्रधानों द्वंद्व समास, उभय पद प्रधानों द्वंद्व पद। देखो उभय का मतलब होता है 2 पदों का, 2 पद मिलेंगे, पूर्व पद प्रधान जिसमें होगा पहला पद होगा वह क्या कहलाता है, अव्ययी भाव। उत्तर का मतलब बाद वाला, जो बाद वाला पद प्रधान होगा क्या कहलाएगा, तत्पुरुष। उभय का मतलब दोनों ही क्या है, प्रधान, कभी ये भारी कभी ये भारी, यानी दोनों पलड़ा भारी है। समझने का मतलब समझना, जैसे हम किसी चीज को किसी तराजू में तोलते हैं तो पहले वाला यदि भारी है यानी प्रधान है तो वह कौन सा हो गया, पहला पद प्रधान हो गया तो कौन सा, अव्ययी भाव।
दूसरा मतलब इधर वाला प्रधान हो गया तो कौन सा हो गया, बाद वाला, तो ये हो गया तत्पुरुष समास। दोनों ही प्रधान है, दोनों पद ही क्या है, महत्वपूर्ण है, यानी प्रधान है। तो दोनों पद प्रधान है तो उभय का मतलब होता है दोनों पद, और उभय पद प्रधानो द्वंद्व समास है। दोनों पद प्रधान होते हैं वह समास कौन सा होता है, द्वंद्व समास होता है। चलो 5वें के पास चलते हैं। देखिए कौन सा है, अन्य पद प्रधानो, अन्य पद प्रधानो बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास है। अन्य पद प्रधानो बहुव्रीहि समास है। देखिए अन्य का मतलब ये दोनों ही, अब कोई तीसरा आ गया और तीसरा आ गया तो वह समास कौन सा है, तीसरा आने का मतलब बहुव्रीहि समास है। देखिए दोनों पद भी प्रधान नहीं है, पहला भी नहीं है और दूसरा भी नहीं है, कोई अन्य ही प्रधान है। अन्य का मतलब जो यहाँ नहीं है वो दूर से आता है, ठीक है ना। कहने का मतलब कोई अन्य पद प्रधान है तो समास का नाम क्या है, बहुव्रीहि समास है। एक बार मैं रिपीट करता हूं 5 समासों की परिभाषाओं को। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त है केवल समास है। विनिर्मुक्त है, विशेष संज्ञा से जो विमुक्त होता है वह कौन सा समास होता है, केवल समास। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त केवल समास है। विशेष संज्ञा से रहित समास कौन सा समास होता है, केवल समास होता है। यानी विशेष संज्ञाओं से क्या होता है, यह रहित होता है। पूर्व पद प्रधान हो अव्ययी भाव समास है। जिस समास में पहला पद प्रधान होता है वह कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। कि जिस समास का पहला पद क्या हो, प्रधान हो, वह क्या कहलाता है, अव्ययी भाव कहलाता है। उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष समास है। कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, जिस समास का कौन सा पद प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान होता है, वह समास कौन सा कहलाता है, तत्पुरुष समास। दो पदों की बात कर रहे हैं, पहला पद हो गया तो अव्ययी भाव, दूसरा पद हो गया तो तत्पुरुष समास। उभय पद प्रधान हो, उभय का मतलब होता है दोनों पद ही प्रधान होते हैं। यानी दोनों का मतलब दोनों पद ही क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। तो उभय पद प्रधान हो द्वंद्व समास है। दोनों पद प्रधान होते हैं तो कौन सा समास है, द्वंद्व समास। अन्य पद प्रधान हो बहुव्रीहि समास, दोनों पद नहीं होकर के कोई अन्य पद ही क्या होता है, प्रधान होता है, तो वह समास कौन सा कहलाता है, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। समास कितने प्रकार के हो गए, 5 प्रकार के। केवल समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। चलो मित्रों हम प्रारंभ करते हैं एक समास को, जिस समास का नाम है केवल समास। ठीक है, समास का नाम क्या है, केवल समास। परिभाषा तो लिख ली, फिर भी लिख लेते हैं एक बार, फिर से परिभाषा लिखो। और परिभाषा की बात करें तो परिभाषा में क्या लिखा था, विशेष संज्ञा, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त है, विनिर्मुक्त है केवल समास है, केवल समास है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होता है, विशेष अर्थ की बात करें तो अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है विशेष संज्ञा से, विशेष संज्ञा से रहित, विशेष संज्ञा से रहित केवल समास होता है, केवल समास होता है। क्या होता है भाई, विशेष संज्ञा से रहित पदों का कौन सा समास होता है, केवल समास होता है। अर्थात अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, है ना, आदि जो पद है ना, यानी अन्य पदों से बाहर से, यानी द्वंद्व जो आपके जो भी पद पड़े हैं, कौन कौन से, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि के विषय से बाहर जो समास होता है, यानी जो भी आपके समास है, यानी कौन की, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, ठीक है, तत्पुरुष, द्वंद्व, कौन सा, द्वंद्व, और बहुव्रीहि के बाहर जो होता है वह केवल समास होता है, वह केवल
समास होता है। देखिए केवल यह मतलब इसमें कुछ नहीं है, वे भाव तत्पुरुष द्वंद्व और बहुरी के बाहर जो भी बच गया तो बचता कुछ है ही नहीं, तो बचता कुछ नहीं है तो केवल समास होता है। तो तभी तो भट्टोजी दीक्षित ने इसको नहीं पढ़ाया था, उन्होंने अपने ग्रंथ में उन्होंने तभी तो नहीं लिखा है। लेकिन लघु सिद्धांत कौमुदी के आचार्य भट्टोजी दीक्षित की जो शिष्य हैं वरदाचार्य आचार्य, उन्होंने क्या किया, इसको भी जोड़ा है। उन्होंने कहा कि जब इन चारों समासों के अलावा जो कुछ बच गया है उन बचे हुए शब्दों के लिए समास होता है, और यह समास कौन सा समास हो गया, केवल समास। इस शब्द की बात करें तो यहाँ देखो क्या होता है, अतः से शुभ शुभ समास, यानी क्या होता है, यह जो समास है ना, यह समास, यह समास, यह समास शुभ सुपा, शुभ सुपा है ना, शुभ सुपा। देखो यह समास किससे होता है, शुभ सुपा से, यानी शुभ सुपा नहीं है भैया, सह सुपा से, अरे सॉरी, यह समास सह सुपा से होता है, इसलिए इसे सहसुपा से होता है। यह समास सहसुपा, यानी सहसुपा से, यानी सहसुपा क्या है, ये सूत्र से, यह समास सहसुपा सूत्र से होता है। क्या किससे होता है भाई, सहसुपा सूत्र से होता है। तो यहाँ से देखिए हम बात कर रहे हैं, फिर से एक बार लिखते हैं, यह समास सहसुपा, यह समास सहसुपा, यह समास किसकी बात करें, सहसुपा, यह समास सहसुपा सूत्र से सहसुपा सूत्र से होता है, इसलिए इसे शुभ सुपा समास भी कहते हैं, समास भी कहते हैं। ये देखिए समास जो है ना हमारा, यह जो समास है यानी सहसुपा सूत्र से होता है, इसलिए इसे शुभ सुपा समास भी कहते हैं। यानी समास की बात करें समास की, तो यह समास सहसुपा सूत्र से होता है, इसलिए इसे शुभ सुपा समास भी कहते हैं। कौन सा कहते हैं, शुभ सुपा, ठीक है, शुभ सुपा यानी समास सहसुपा सूत्र से होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, शुभ सुपता, यानी शुभ सुपा समास भी कहते हैं। कौन सा कहते हैं, शुभ सुपा समास भी कहते हैं। चलो इसके उदाहरणों की बात करते हैं, इसके बात करें, उदाहरण की बात करें तो यहाँ जो उदाहरण होंगे वहाँ एक नियम होता है भूतपूर्व चरट, है ना। तो उन शब्दों में भूत शब्द का पूर्व प्रयोग हो जाता है। किसका पूर्व प्रयोग होता है, भूत शब्द का पूर्व प्रयोग हो जाता है। जैसे उदाहरण की बात करें तो जैसे पूर्वम भूत, पूर्वम भूत, ये इसका क्या है, ये इसका विग्रह है। क्या है भैया, विग्रह। और विग्रह की बात करेंगे तो कौन सा विग्रह आएगा, लौकिक विग्रह आएगा। पूर्वम भूत शब्द देखो क्या लिखा है, पूर्वम भूत। देखिए दूसरा उदाहरण लिखते हैं, जैसे पूर्वम अदृष्ट, पूर्वम अदृष्ट, है ना। तो जो आपका उदाहरण है, अब इसकी बात करें तो यहाँ जो देखिए भूतपूर्व चरट से क्या होता है, उनका चरट का मतलब यहाँ भूतपूर्व एक सूत्र है, उसके द्वारा सूत्र निर्देश से भूत का पूर्व प्रयोग होता है ना। ये पूर्वम भूत है तो रूप क्या बनेगा, भूत पूर्व। ये इसका क्या हो गया, समस्त पद। समस्त पद का मतलब, समस्त पद कहें या इसे क्या कहें, समास, ठीक है। तो समास क्या बना, भूतपूर्व। पूर्वम भूता, ये इसका क्या है, भूतपूर्व जो शब्द है, भूत का क्या बन गया, भूत है ना, और पूर्व का क्या बन गया, पूर्व है। लेकिन जो समस्त पद है इसका क्या है, भूतपूर्व है, और विग्रह क्या है, पूर्वम भूत है। यानी यहाँ कुछ ज्यादा समास नहीं हो रहा है, आपको तो ये शब्द याद रखने हैं क्योंकि केवल समास है ना। और उन शब्दों की बात कर रहे हैं तो पूर्वम भूत है, भूतपूर्व है। यहाँ एक सूत्र है भूत पूर्वे चरट, है ना। इस सूत्र से भूतपूर्व चरट, इस सूत्र से भूत शब्द का पूर्व प्रयोग होगा। पूर्व का मतलब पूर्व में क्या होगा, प्रयोग होगा। कब होगा, पूर्व में प्रयोग कब होगा, जब हम लोग इसका क्या करेंगे,
जैसे ही हम लोग जैसे भूत पूर्व चरट सूत्र देखते हैं, सूत्र से भूत शब्द का पूर्व प्रयोग का जब समस्त पद बनाएंगे विग्रह का, तो भूत पूर्व चरट सूत्र से इसका क्या हो जाएगा, पूर्व में प्रयोग हो जाएगा। तो पूर्वम भूत है, क्या बनेगा, भूतपूर्व है। जैसे शब्द क्या है, पूर्वम भूत है, तो क्या बनेगा, भूतपूर्व है। इससे क्या बनेगा, अदृष्ट पूर्व है ना। शब्द क्या बना, पूर्वम अदृष्ट है, पूर्वम अदृष्ट से क्या बनेगा, अदृष्ट पूर्व है ना। जैसे शब्द है वागर्था, वागर्था शब्द की बात करें, शब्द कौन सा है, वागर्थो इव। देखो शब्द क्या है, वागर्थो इव। और जैसे जिमुतस्य इव शब्द की बात करें, कौन सा है, जिमुतस्य, जिमुतस्य इव। तो इन शब्दों में देखेंगे तो बताओ क्या बनेगा, इस शब्द की बात करें तो इसका समस्त पद क्या बनेगा, वागर्था विव। इसका क्या बनेगा, वागर्था विव, वागर्था विव। और इसका क्या बनेगा, जीमूतस्यैव, जीमूतस्यैव, जीमूतस्यैव। देखिए बात करें केवल समास की, केवल समास होता है यहाँ। इस समास की बात करें तो कुछ शब्दों में, यानी हमने छोड़ दिया अवयवा, जो भी समास हमारे चार हैं उन चारों को छोड़ करके जो कुछ बचता है उन बचे वाले शब्दों के लिए ये समास होता है। इसके लिए परिभाषा की विशेष संज्ञा निर्मुक्त केवल समास से, विशेष संज्ञा से रहित केवल समास होता है। अर्थात अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि के बाद जो होता है, के बाहर जो होता है वह केवल समास होता है। यह समास सहसुपा सूत्र से होता है, इसलिए इसे सुपसुपा समास भी कहते हैं। क्या, सुपसुपा समास भी कहते हैं। अब अगर विग्रह की बात करें तो विग्रह में जैसे एक शब्द लिखा पूर्वम भूत है, पूर्वम भूत है, तो इसका समस्त पद क्या होना चाहिए था, पूर्वभूत है ना, पूर्वभूत होना चाहिए था। लेकिन एक सूत्र है जिसका नाम है भूत पूर्व चरट, वो सूत्र ये कहता है इस भूत शब्द का पूर्व प्रयोग होगा, यानी पहले प्रयोग होगा। दो पदों का मिलना ही क्या है, समास से दो शब्द मिल रहे हैं, पूर्वम भूत है, बताओ अब इसका भूत का पहले प्रयोग करेंगे तो क्या बन जाएगा, भूतपूर्व है ना। नियम कौन सा, भूतपूर्व चरट सूत्र ये कहता है कि भूत शब्द का क्या होगा, पहले प्रयोग होगा। चलो आगे चलते हैं। एक शब्द लिखा है, देखो क्या लिखा है, पूर्वम अदृष्ट है, पूर्वम अदृष्ट है, तो अदृष्ट पूर्व है। अदृष्ट शब्द का क्या है, अदृष्ट का पूर्व प्रयोग होगा और पूर्व का बाद में होगा, तो क्या बन जाएगा, अदृष्ट पूर्व है। यानी भूतपूर्व चरट से यहाँ दो शब्दों में क्या है, पूर्व प्रयोग हो रहा है। देखिए वागर्थो इव, वागर्थो इव, बताओ मिला करके लिख दिया, वागर यह विग्रह हो गया तो क्या बन गया, वागर्था विव। जिमुतस्य इव, बताओ क्या बन गया, जिमुतस्य। ठीक है मित्रों, धन्यवाद। इससे आगे की एग्जाम आगे वाली जो हमारी क्लास होगी उसमें चर्चा करेंगे।